हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल BSL क्लासेज में। आज आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10th के जनन चैप्टर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जनन, इसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसका डिफिनेशन अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अपनी संख्या में वृद्धि करना ही जनन कहलाता है। चाहे वह किसी भी प्रकार का जीव हो, जंतु हो, पादप हो। तो जनन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है यह जीवों और पादपों में होता है। लैंगिक जनन जीवों और पादपों बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अलैंगिक जनन जो है छोटे जीव एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे कीट हो गया, अमीबा हो गया। ये सब जो एक कोशिकीय जीव जो है उसमें अलैंगिक जनन होता है। और पादप और जीव जंतु जो भी हैं उसमें लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा एक साथ भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में नर यानी कि मेल, लैंगिक क्रिया में नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल ये दोनों भाग लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नर जननांग के बारे में बताएंगे, उसके बाद फीमेल यानी मादा जननांग के बारे में बताया जाएगा। जो भी बच्चे उतारना चाहते हैं कॉपी पर कलम पे उतार लेंगे, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नर जनन अंग के बारे में, यानी कि जो नर का जनन अंग होता है जिससे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो जो नर जनन अंग में जो सबसे मुख्य होता है वो होता है इपिडिडमिस, टेस्टिस होता है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जो मेल में जो मुख्य जनन अंग है वो टेस्टिस होता है। और टेस्टिस का जो बाहरी भाग होता है जिसको सुरक्षा प्रदान करता है उसको इपिडिडमिस कहते हैं। यह इसको सुरक्षा प्रदान करता है। इस वाले लेयर को जो टेस्टिस के ऊपर होता है इसको इपिडिडमिस कहते हैं। ये दो जो है टेस्टिस है, इन दोनों को टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। टेस्टिस का जो ऊपर का भाग होता है जिसको सुरक्षा प्रदान करता है इसको हिंदी में वृषण कहा जाता है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। यही जो है पुरुष का मुख्य जनन अंग होता है। यह 2 नसों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है पेनिस के साथ में। यह 2 नसों के साथ, इस नस को वैश डिफरेंस कहा जाता है। ये जो नस है इसी नस के द्वारा जब इस टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं तो ये जो स्पर्म है इसी नस के द्वारा पेनिस तक पहुंचता है। वैश डिफरेंस यह एक प्रकार का नस है जो यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, उस शुक्राणु को पेनिस तक पहुंचाने का काम करता है। इसी नस के द्वारा यहाँ से स्पर्म जो है पेनिस तक पहुंचता है। पेनिस मुख्य जनन अंग नहीं है। पेनिस का काम केवल है
स्पर्म को यूट्रस यानी कि गर्भाशय तक पहुंचाना। जो पुरुष में मुख्य जनन अंग होता है वह टेस्टिस होता है। यही है जो पुरुषों की प्राथमिक पहचान है। पुरुषों की प्राथमिक पहचान जो होती है इसी से होती है। इसमें एक हार्मोन निकलता है जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। यह एक प्रकार का हार्मोन है। यह एक बहुत ही गंध देने वाला हार्मोन होता है जो टेस्टिस में बनता है। और इसमें जो शुक्राणु बनते हैं उसको अंग्रेजी में स्पर्म कहा जाता है, इसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु, शुक्राणु का जो आयु होता है वो 20 मिनट होता है। शुक्राणु का आयु कितना होता है? 20 मिनट। इसे जनन के लिए कम से कम एक बार में 7 ml निकलना चाहिए। एक बार में कम से कम 7 ml। 7 ml कहने का मतलब है जैसे एक दवा का जो ढक्कन होता है उस दवा के ढक्कन के बराबर उसको निकलना चाहिए। अगर इतना से कम निकलता है तो वह जनन के लिए काफ़ी नहीं है। कम से कम जनन के लिए उसको 7 ml चाहिए। और इसमें जो इसकी संख्या होती है लगभग 10 लाख से 20 लाख तक होती है। जो इसमें शुक्राणुओं की जो संख्या होती है 10 लाख से 20 लाख तक होती है। और जब यही संख्या कम जाएगा तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। तो इसमें बच्चे को जन्म देने के लिए कम से कम जो स्पर्म बनना चाहिए टेस्टिस में वो कम से कम 7 ml बनना चाहिए। जो स्पर्म का आयु होता है वो लगभग 20 मिनट होता है। 20 मिनट के बाद इसका आयु खत्म हो जाता है। स्पर्म का जो टेम्परेचर है, जो स्पर्म जितने तापमान पर जीवित रहते हैं वो तापमान है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। इसी टेम्परेचर पे, इसी तापमान पे स्पर्म जो है जीवित रह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा तापमान होगा तो स्पर्म वो जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यह मुख्य जनन अंग है। ये 2 नस हैं और ये पेनिस। टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये जो ऊपर वाला परत है इसको इपिडिडमिस। पेनिस, इस नस को वैस डिफरेंस कहते हैं। वैस डिफरेंस जो होता है टेस्टिस से पेनिस पे जुड़ा हुआ होता है। जो इसमें स्पर्म बनता है, जो इसमें शुक्राणु बनेंगे, उस शुक्राणु को जब स्पर्म बनता है तो इसी नस के द्वारा ये जो वैस डिफरेंस जो नस है, वैस डिफरेंस नस, इसी वैस डिफरेंस नस के द्वारा पेनिस तक पहुंचता है। और यह पेनिस जो है फीमेल के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में, और यही जो वैस डिफरेंस नस की सहायता से जो यहाँ स्पर्म बनते हैं वो स्पर्म वैस डिफरेंस नस की सहायता में पेनिस तक पहुंचता है। और यह पेनिस महिला के यूट्रस यानी कि गर्भाशय में यही पेनिस पहुंचाने का काम करता है। ये जो पेनिस जो है यह पुरुषों का मुख्य जनन अंग नहीं है। इसका काम केवल है स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाना। जो मुख्य जनन अंग है वो है टेस्टिस। टेस्टिस ही मुख्य जनन अंग है। अगर ये नहीं होगा तो जन्म नहीं हो सकता है, क्योंकि इसी में शुक्राणु बनते हैं जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं ओवम के साथ में। तो यहाँ कुछ इसमें होने वाले बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ ये जो है टेस्टिस है, इसमें स्पर्म बनेंगे और ये स्पर्म जो है वैस डिफरेंस की सहायता से पेनिस में पहुंचेंगे। और यहाँ ये मूत्राशय है यानी कि किडनी है, यहाँ से जो यूरिन है, यूरिन ये नस के द्वारा यहीं से पेनिस के रास्ते से निकलता है। तो कोई यहाँ पर चाहिए जो जब यहाँ से स्पर्म निकले तो इसको क्लोज कर दे, और जब यहाँ से यूरिन निकले तो स्पर्म वाले नस को क्लोज कर दे।
तो यहाँ पर एक ग्लैंड रहता है, एक ग्रंथि रहता है, जिस ग्रंथि का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यह एक प्रकार का ग्रंथि है, जो कंट्रोल करता है कि जब यहाँ से स्पर्म बाहर निकलेगा तो इस वाले को क्लोज कर देगा, और जब यहाँ से यूरिन निकलेगा तो स्पर्म वाले नस को क्लोज कर देगा। और यही ग्रंथि जब लगातार मेंटल डिसऑर्डर के कारण जब स्पर्म बनने लगते हैं तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यह कमजोर हो जाता है। तो जब यह प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाता है तो मेंटल डिसऑर्डर के कारण स्पर्म बन करके और ऑटोमेटिक अपने आप बाहर हो जाता है, जिससे कैंसर होने का खतरा होता है, जिस कैंसर का नाम है प्रोस्टेट कैंसर। यह बहुत ही एक भयानक बीमारी है जो पुरुषों में लगभग मेंटल डिसऑर्डर के कारण हो जाता है, जब अपने आप स्पर्म बन करके और जब यह कमजोर हो जाता है तो अपने आप बाहर निकल जाता है स्पर्म की पेनिस की सहायता से। तो उस बीमारी को प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड यानी इस ग्रंथि को कमजोर हो जाने के कारण होता है। इसको नोट कीजिए। अभी आप लोग को बताया गया था नर जनन अंग के बारे में, जो अभी आप लोग देखें। अब आप लोग को बताया जा रहा है फीमेल यानी कि मादा जनन अंग के बारे में बताया जा रहा है। आप लोग देखें नर जननांग के बारे में, उसमें होने वाली बीमारियां, कुछ ग्रंथियां, कुछ निकलने वाले हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुख्य रूप से पुरुषों में निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बहुत ही एक गंध देने वाला हार्मोन होता है, जिसका पहचान प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर का ग्रंथि का नाम बताएं। उसमें आपको बताया गया पुरुषों में निकलने वाले जो टेस्टिस से हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब आप लोग को बताया जाएगा फीमेल जननांग के बारे में। तो इसमें फीमेल यानी कि मादा का जननांग है, ये जो है इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी, इसकी संख्या भी 2 होती है। ओवरी यानी अंडाशय। स्त्रियों में, महिलाओं में जो ओवरी की संख्या होती है वो 2 होती है, पर ये दोनों ओवरी जो है एक साथ काम नहीं करता है। जैसे टेस्टिस है तो टेस्टिस तो दोनों एक साथ काम करता है, 2 रहेगा फिर भी काम करेगा, 1 रहेगा फिर भी काम करेगा। लेकिन जो महिलाओं में ओवरी जो होता है, अंडाशय जो होता है, वो 2 होता है, पर ये दोनों एक साथ काम नहीं करता है। ये काम करता है तो ये काम नहीं करता है, 1 महीने ये काम करेगा, 1 महीने ये काम करेगा। ये दोनों 1-1 महीने पे काम करते हैं, दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करते हैं। ओवरी की संख्या महिलाओं में कितनी होती है? 2 होती है। ओवरी, ओवरी यानी अंडाशय। इसमें जिस तरीके से टेस्टिस में बनता था स्पर्म यानी कि शुक्राणु, तो ओवरी में बनते हैं अंडाणु यानी कि ओवम। ओवरी में क्या बनते हैं? ओवम यानी अंडाणु। अंडाणु, ये जो यहाँ पर आपको पतला वाला जो जगह दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी पतला रहता है। ये जो पतला वाला जगह है इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब यह एक प्रकार का नली होता है। इसी नली से यहाँ जो स्पर्म बनते हैं, यहाँ पर जो ओवम बनते हैं, उस ओवम यहाँ से बन करके इसी फैलोपियन ट्यूब में आकर के रुक जाते हैं। इसकी जो आयु होती है ओवम की, वो लगभग
2 दिन से 3 दिन तक होता है। जो ओवम है उसका आयु जो है 2 दिन से 3 दिन तक होता है। ओवरी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसको यूट्रस कहा जाता है, यानी गर्भाशय। गर्भाशय है, उसमें 4 तरह का हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम हम बता रहे हैं, यहाँ पे बोलते बोलते याद हो जाएगा। एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन जो शब्द है वो स्टार्ट से समझिए, स्टार्ट यानी कि शुरुआती से स्टार्ट। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसको आप लोग याद रखने के लिए इसको एस्ट्रोजेन यानी कि स्टार्ट शब्द से याद इसको रखिए। स्टार्ट यानी कि यह जो हार्मोन है ओवम को बनने में यानी कि अंडाणु को बनने में यह सहायता करता है। क्योंकि जनन में सबसे पहले यहाँ जरूरी है कि महिलाओं में जो फीमेल है उसके ओवरी में ओवम बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ओवम को बनने में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है यह मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। इसी के सहायता से इसमें ओवम बनते हैं। दूसरा हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यानी कि यह प्रोटेक्शन शब्द से लिया गया है। प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा। तो यह हार्मोन जो है यूट्रस में पलने वाले बच्चे को, जो गर्भाशय में बच्चा जो पलता है जिसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, बच्चा जब रहता है गर्भाशय में तो उसको भ्रूण कहा जाता है। जब बच्चा गर्भाशय में रहता है तो उसको भ्रूण कहा जाता है। तो जो बच्चा भ्रूण में रहता है उसको जो सुरक्षा देने का काम करता है वह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। यहाँ पर एक हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है वो रिलैक्स शब्द से बना हुआ है। रिलैक्स यानी कि आराम देना। तो यह हार्मोन जो है डिलीवरी के वक्त में यह बच्चे को घुमाने में काम करता है। क्योंकि जो गर्भ में बच्चा रहता है वह सीधा रहता है। जो गर्भ में बच्चा रहता है वो सीधा रहता है, लेकिन डिलीवरी के वक्त में यह बच्चा, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चा का सबसे पहले मुख बाहर आता है। तो इस बच्चे को जो रिलैक्सिन हार्मोन है वह रिलैक्सिन हार्मोन इस बच्चे को घुमाने का काम करता है। लेकिन जब किसी महिला में यही रिलैक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो वह बच्चा पूरी तरीके से न घूम करके या आधा ही घूम पाता है, जिससे इसको डिलीवरी के वक्त में दिक्कत होता है। तो उस स्थिति में उस महिला को ऑपरेशन करके इस बच्चे को निकालना पड़ता है। तो यह रिलैक्सिन हार्मोन जो है महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, जो बच्चे को घुमाने में मुख्य रूप से, इसका नाम ये रिलैक्सिन यानी कि रिलैक्स देता है, आराम देता है। जब डिलीवरी के वक्त में यह हार्मोन जो है, इस हार्मोन का निकलना महिला में बहुत ही जरूरी है। यही हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो महिला का डिलीवरी के वक्त में मौत हो जाता है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा कैसे? तो काम करने से शरीर जितना वर्क करेगा, शरीर जितना ही वर्क करेगा उतना ही उससे रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा। लेकिन आज के वक्त में जो भी महिलाएं हैं वो काम करने से डिलीवरी के वक्त में कतराती हैं, जिससे आजकल की महिलाओं में अधिकतर में देखे होंगे कि डिलीवरी के वक्त में ऑपरेशन से ही हो पाता है या अधिकतर का जान जा रहा है। तो मुख्य रूप से जान जाने के लिए जो जिम्मेदार है वह रिलैक्सिन हार्मोन है। इसी के कमी के कारण डिलीवरी के वक्त में दिक्कत होता है। तो ये महिलाओं से में निकलने वाले, जो यूट्रस में निकलते हैं, वो निकलने वाले हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो ओवम को बनने में मदद करता है, या ओवम को बनने में मदद करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यह बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है। रिलैक्सिन यह डिलीवरी के वक्त में आराम का काम करता है, सहायता देता है डिलीवरी के वक्त में। इसको नोट कीजिए।